मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। दिन की बड़ी खबरों पर विश्लेषण के लिए, चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और खबरों पर चर्चा शुरू करें, ऑन द शो हम देखें उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी ये कि आज आप हमारे ऑटो के पैकेज को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां हम विश्लेषण करेंगे बीते 48 घंटों में आई कुछ खबर की, ऐसी खबरों की जिनसे ऑटो कंपनियों में दरअसल हलचल बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, और कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने पिछले 3 से 4 साल में ऑटो सेक्टर की पूरी दशा और दिशा बदल दी, और आगे आने वाले शिफ्ट कैसे हैं, ये सब कुछ अंशुमान जी आज आपको ऑटो के पैकेज में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ खास है, और क्या खास है उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो सबसे पहले हम अपडेट लेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की और जानने की कोशिश करेंगे कि किन नए प्रतिबंधों की तैयारी हो रही है। उसके बाद चर्चा होगी महंगाई के एक और संस्करण की, निर्यात को लगे पंख की, और चलते चलते खैर खबर लेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि यहां हालात बेहद नाजुक हो चले हैं। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध और कड़े होने वाले हैं। अमेरिका और यूरोप के देश गुरुवार को रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध घोषित कर सकता है। ऐसी संभावना है कि नए प्रतिबंध घोषित करने के बाद रूस के तेल और गैस का निर्यात पूरी तरह बंद हो जाएगा, और इसी वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार उफन रही हैं, उबल रही हैं। सर, क्या नए प्रतिबंध की तैयारी हो रही है और क्या अनाउंसमेंट उनका आज या कल में हो सकता है? हाँ शुभम, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुकाम अगर आप माने तो इस हफ्ते आने वाला है, जब गुरुवार को पहली बार ईयू और अमेरिका के प्रमुख फिजिकली मिलेंगे ब्रसेल्स में, और उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका से वहाँ से ब्रसेल्स आ रहे हैं, जहाँ नाटो के देशों की भी के साथ बैठक होगी और ईयू के साथ चर्चा होगी। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस बैठक पर केवल हमारा दुनिया के बाजारों की ही नहीं, दुनिया की सरकारों की भी निगाहें, भारत की भी करीब से निगाहें। इसमें 3 बड़ी चीज़ों पर चर्चा होनी और फैसला होना जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये कि प्रतिबंधों की नई खेप लाई जाएगी। उस खेप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ईयू और नाटो देश मिलकर बाकी देशों को इस बात के लिए राजी करेंगे कि रूस की जो बची खुची ऊर्जा ताकत है या जो बाजारों में उसका दखल है उसे रोक दिया जाए। क्या किस सीमा तक कौन से देश तैयार होंगे, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं कि बल्गारिया को दिक्कत है, हंगरी को दिक्कत है, कुछ देश तैयार होंगे, यूरोप के कुछ नहीं होंगे। लेकिन ऊर्जा को लेकर रूस के ऊपर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी है। इसके बदले यूरोपीय देश जो बाइडेन से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ गारंटी मांग सकते हैं, और इसलिए वहाँ एक प्लान और चर्चा में आएगा ब्रसेल्स में नाटो की बैठक में, जहाँ अमेरिका दुनिया के अन्य देशों की मदद से यूरोप में ऊर्जा की कीमतें ना बढ़ें, इसे रोकने के लिए एलएनजी की सप्लाई और नेचुरल गैस की सप्लाई देने के लिए एक प्लान की घोषणा कर सकता है। ऐसे संकेत अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के जरिए आ रहे हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो गुरुवार की बैठक में होने वाली है कि नाटो, ईयू और अमेरिका मिलकर इस बात पर भी ध्यान देंगे कि दुनिया के कौन से देश सैंक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, और उन वायलेट करने वाले देशों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इसमें खासतौर से चीन का मामला आएगा, और एक प्रोस्पेक्टिव डिस्कशन भी होगा शायद भविष्य में कि अगर चीन सैंक्शंस को डिफाई करके रशिया को सपोर्ट करता है, उसके लिए आगे आता है, तो उसमें क्या किया जाए। तो इसलिए गुरुवार का दिन या ये सप्ताह रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के हिसाब से खबरों से बड़ा और काफ़ी भरपूर होने वाला है। और शायद ये लड़ाई जो है अंतिम है और निर्णायक है। इसी वजह से आप देखिए तो कच्चे तेल के बाजार में इसका असर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से एक बार $117 प्रति बैरल के पार चला गया। और सर, इसका फॉलोअप इंडिया में ये हुआ कि लगातार आज दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ी। क्या आपको लगता है ये अब जो एक बार शुरू हो गई है तेजी, ये जारी रहेगी लगातार, और कब तक जारी रहेगी? थर्सडे तक, जब तक गुरुवार की बैठक है, तब तक ब्रेंट की कीमतों में या क्रूड की कीमतों में दुनिया में गिरावट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि बाजार इस बात को एस्टिमेट कर रहा है कि फिलहाल उसे रूस की सप्लाई के बिना जीने की थोड़े लंबे समय के लिए आदत डालनी पड़ेगी। नाटो और ब्रसेल्स के देश मिलकर ईरान, वेनेजुएला या बाकी सोर्सेज से तेल का उत्पादन बढ़ाने की कोई कोशिश करेंगे। वो थोड़ी लॉन्ग टर्म की परियोजना है, लंबे समय की परियोजना है, और इसलिए कच्चे तेल के बाजार में तेजी लगातार बनी हुई है और $100 से ऊपर की परिस्थिति हमें सामने दिखाई दे रही। और यही वजह थी कि भारत में अब तेल की
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। दूसरी बढ़ोतरी हमने आज देखी। अंडर रिकवरी के जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं वो डीजल पर करीब 9 से 10 रुपए है और पेट्रोल पर 10 से 12 रुपए के आसपास है। यानी इतना नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। इसे क्रमशः धीमे धीमे, एक शॉक में नहीं लेकिन धीमे धीमे लोगों की जेब तक पहुंचाया जाएगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर रूस के कच्चे तेल पर सीधा प्रतिबंध आता है और अधिकांश यूरोप के देश भी, कुछ को छोड़ दिया जाए, अगर ईयू और नाटो के बाकी देश मिलकर इस पर तैयार हो जाते हैं कि रूस के तेल को बाजार में नहीं आने दिया जाना है, तब फिर हमें तेल की कीमतों में, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में एक और बड़ा उछाल दिख सकता है। और तब वो जो भविष्यवाणियां, जो डूम्सडे की भविष्यवाणियां गोल्डमैन सैक्स और बाकी लोगों की थी कि 185 और $190 पर बैरल के आसपास तेल पहुंच जाएगा, वो सही साबित हो सकती है। हालांकि अभी हम उस लेवल से नीचे हैं, लेकिन इस संदर्भ में ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है ऊर्जा की कीमतों को लेकर। और उबल केवल कच्चा तेल नहीं रहा है, स्टील का बाजार भी तप रहा है। मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है स्टील हमारे लिए। शायद उतना ही लगेगा आपको जितना पेट्रोल डीजल। आप जहां भी मनी 9 की ये रिपोर्ट देख रहे हैं वहां नजर घुमाइए और अपने आसपास देखिए कि कितनी चीजें ऐसी हैं जिनमें स्टील का इस्तेमाल हुआ है। आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं। एक छोटी सी कील, चाबी, बर्तन या ताले से लेकर मोबाइल, कार, ट्रक और हवाई जहाज तक हर जगह तो स्टील है। ऐसे में जरा सोचिए, स्टील के बढ़ते दाम कितने रास्तों से आपके जीवन जीने की लागत बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। उपभोक्ता ही नहीं, कारोबारी भी परेशान है। जिसके लिए स्टील जितना बड़ा कच्चा माल, उसकी परेशानी उतनी ज्यादा। नजीर के तौर पर अलीगढ़ को ही ले लीजिए। ये शहर हम सब के लिए ताले बनाता है। देश का 80% ताला यहीं बनता है। स्टील महंगा होने के बाद हालात ये हैं कि यहाँ की फैक्ट्रियों पर ही ताले लटकने लगे हैं। विनायक इंटरनेशनल के प्रमुख सौरभ सैनी बताते हैं कि पिछले साल स्टील की शीट का भाव 200 रुपए प्रति किलो से नीचे था और अब 300 रुपए से ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। ताला बनाने में 70% इस्तेमाल लोहे या स्टील का ही होता है। कच्चा माल 30 से 35% महंगा हो गया, लेकिन ताले के दाम करीब 7% ही बढ़ा सके, क्योंकि ज्यादा दाम बढ़ाने से मांग पर असर पड़ता है और हम कंपटीशन से भी बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत छोटे कारोबारी इस झटके को झेल नहीं पाए। सौरभ मोटे अनुमान से बताते हैं कि 50 लाख का टर्नओवर नहीं होगा तो बिजनेस का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये किस्सा अलीगढ़ का है, लेकिन दर्द पूरे हिंदुस्तान का। अब समझिए कि स्टील के दामों में ये आग लगी क्यों है। दरअसल रूस और यूक्रेन मिलकर साल भर में 10 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करते हैं। इसमें से 3.7 करोड़ टन स्टील का एक्सपोर्ट होता है, जो कुल ग्लोबल ट्रेड का 8 से 9% है। युद्ध के बाद इन बाजारों से आपूर्ति घटी और कीमतें रॉकेट हो गईं। घरेलू बाजार में स्टील की औसत कीमत 70,000 रुपए प्रति टन है, 18% जीएसटी अलग। पिछले साल औसत भाव 40,000 रुपए के करीब था। आपूर्ति घटने के अलावा कोयला और आयरन ओर महंगा होने से स्टील कंपनियों की लागत बढ़ी है। स्टील उत्पादन की लागत में 40% हिस्सा कोयले का होता है। कोयले की कीमतें मार्च महीने में ही करीब 34% बढ़ी हैं। इसकी वजह भी रूस है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला निर्यातक है। ऑस्ट्रेलिया, जहां से सबसे ज्यादा कोयला बाजार में आता है, वहां भी बाढ़ से आपूर्ति पर असर पड़ा है। आयरन ओर, जिसे गलाकर इम्प्योरिटी दूर करके स्टील बनता है, उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। एनएमडीसी ने 2022 में अब तक आयरन ओर की कीमतें 3 बार बढ़ाई हैं। एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा आयरन ओर सप्लायर है। तो किस्सा कोता ये कि रूस यूक्रेन युद्ध में बम भले ही इस समय मारियोपोल पर फट रहे हों, लेकिन झटके भारत समेत पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह, मनी 9। ऐसी ही खबरों के विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है। सर, बहुत सहजता से ये समझ में आ गया कि जितना पेट्रोल डीजल माने रखता है उतनी ही शायद स्टील माने रखती है। यहाँ आउटलुक कैसा दिख रहा है? स्टील का आउटलुक अजीबोगरीब परिस्थिति है आयरन और स्टील के बाजार में।
आमतौर पर स्टील की कीमतें तब बढ़ती हैं जब बाजार में डिमांड बढ़ी हुई हो, और हम अभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जिस तरफ बढ़ रही हैं वहाँ डिमांड घटने की संभावना है। जो चीन से आकलन आया उसके बाद तो स्टील बाजार में उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि चीन में कोविड और बाकी वजहों से आर्थिक विकास दर के अनुमान में कमी की गई, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आयरन ओर और स्टील के प्राइसेस दुनिया में बढ़ गए, और उसकी बड़ी वजह है यूक्रेन से आने वाला आयरन ओर। यूक्रेन करीब करीब जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस हिसाब से करीब करीब जनवरी में यूक्रेन ने 2.92 मिलियन टन के आसपास का आयरन ओर एक्सपोर्ट किया था, जो और दिसंबर में 3.27 मिलियन टन आयरन ओर का एक्सपोर्ट था। अब इस युद्ध के बाद ये इतना बड़ा हिस्सा आयरन ओर का करीब 2 से 3 मिलियन टन के आसपास का 3.5 मिलियन टन के आसपास के आयरन ओर का हिस्सा बाजार से बाहर चला गया है, क्योंकि वहां से निर्यात नहीं हो पा रहा है। रूस भी निर्यात करता, पर रूस आयरन ओर का उतना बड़ा निर्यातक नहीं जितना बड़ा यूक्रेन है, और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आयरन ओर की कमी है, और आयरन ओर की कमी बाद में कैस्केड होकर स्टील के प्रोडक्शन में और स्टील की कीमतों में रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी एक और चीज़ ये कि चूंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण आयरन ओर की कमी की संभावना पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, तो स्टील की परचेज, स्टील के एडवांस ऑर्डर, आयरन ओर की एडवांस परचेज भी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग अपनी आने वाले समय में रिस्क हेज करना चाहते हैं, रिस्क से बचाव करना चाहते हैं। चीन सबसे बड़ा ग्राहक है यूक्रेन के आयरन ओर एक्सपोर्ट का, और इसलिए जब रूस के यूक्रेन के आयरन एक्सपोर्ट में चीन को कमी आई है, तो चीन ने बाकी बाजारों से आयरन ओर खरीदना शुरू कर दिया है। मेरे पास जो आंकड़ा उस हिसाब से चीन करीब करीब 70% ग्लोबल जो सीबॉर्न आयरन ओर है, जो समुद्र के जरिए रास्तों से पहुंचाया जाता, उसका 70% इंपोर्ट चीन करता है। तो स्टील का आउटलुक पॉजिटिव नहीं है, और स्टील की कीमतें बढ़ने का मतलब खासतौर से वो अर्थव्यवस्थाएं जहां छोटे उद्योग हैं, भारत जैसे अर्थव्यवस्थाएं, उनके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति है इस समय स्टील की कीमतें बढ़ने के कारण। क्योंकि जैसा हमने इस रिपोर्ट में बताया कि हर एक किसी की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा स्टील होता है, पुराना विज्ञापन की लाइन ये है, तो वो हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करा। और स्टील की तेजी हमें प्रत्यक्ष रूप से महंगाई के आंकड़ों में नहीं दिखाई देती, पर परोक्ष रूप से हमारी ज़िंदगी के भीतर काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहने वाली, क्योंकि स्टील की कीमतों में गिरावट नहीं होती, बढ़ने के बाद फिर एक बार कीमतें पास ऑन होना शुरू हो जाती हैं, फिर उन्हें कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर, अब पेट्रोल डीजल महंगा होना शुरू हो गया है, स्टील महंगा हो रहा है, और सारे बेस मेटल भी महंगे हो रहे हैं। महंगाई के हमने बहुत सारे संस्करण देखे। एक खबर आज ये भी छपी है कि माना यह जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में अभी पूरा जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है ये पास ऑन नहीं हुआ है। अगर हो गया पूरा प्रेशर पास ऑन, तो ये गिरावट और गहरी हो सकती है। बाजार इसको किस तरह पढ़ रहा है? शेयर बाजार ये मान रहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक के महंगाई के आकलन कंजर्वेटिव हैं, रूढ़िवादी हैं, और सरकार और रेगुलेटर दुनिया के अन्य रेगुलेटर की तुलना में भारत में महंगाई का सच स्वीकार करने से डर रहे हैं। जितनी पारदर्शिता के साथ, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अमेरिका के बैंकर या रेगुलेटर या यूके के बैंकर या रेगुलेटर महंगाई के सच को स्वीकार करते हैं, उस तरह से भारत की सरकार या भारत के रिजर्व बैंक स्वीकार नहीं करता। रिजर्व बैंक ने कहा कि ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन है और ये थोड़े समय में खत्म हो जाएगी। रिजर्व बैंक खुद पलटकर अपने ही बयान देखे तो उसे वो ये बताएगा आपको कि कोर इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं होती है, और वो लगातार बता रहा है कि पिछले 2 साल से 3 साल से भारत की कोर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही। ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन तो फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन है। स्टील की इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी थोड़ी है, या कॉपर की इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है। कोर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, रिजर्व बैंक भी अपने तरह से मानता है। तो बाजार जो है वो आंकड़ों में से जो फ्लफ है, आंकड़ों में से जो हवा है, उसको निकालकर वास्तविकता के करीब देखता है, और फिर उन शेयर बाजार उन आंकड़ों को कंज्यूमर्स तक ले जाता है। वो देखता है कि स्टील कार कंपनियों की बैलेंस शीट पर कितना प्रेशर है, वो ये देखता है कि मेटल कंपनियों के डिमांड पर कितना प्रेशर दिखाई दे रहा है, और इसलिए शेयर बाजार ये मान रहा है कि महंगाई जितनी बढ़ी है उतनी पासान नहीं हो रही है। और इसका बाजार के इस आकलन का एक और सबूत हमारे पास उपलब्ध है कि आप थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक का अंतर देख लीजिए, आधे का अंतर है। यानी प्रोड्यूसर्स की महंगाई जितनी बढ़ी है, कंज्यूमर्स की महंगाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं है। तो कंज्यूमर्स के लिहाज से वो बढ़ोतरी जब पास ऑन की जाएगी तो उसका सीधा इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट हमें डिमांड पर दिखाई देगा। बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर बाजार को, शुभम, की कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ना बाजारों के लिए कई बार अच्छी खबर होती है क्योंकि उससे कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। शेयर बाजार में चिंता यह है कि कीमतें बढ़ने के साथ डिमांड और टूट जाएगी, और मांग टूटेगी तो कंपनियों की जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन है उनके ऊपर असर पड़ेगा। और इसलिए, और इसके बाद एक और जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है जहां से आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनेगा, इसलिए शेयर बाजार को महंगाई में बढ़ोतरी और कई सारे क्षेत्रों में महंगाई में आने वाले समय में और तेज बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है।
बिल्कुल। अगली खबर एक्सपोर्ट से। इस साल देश में वस्तुओं के निर्यात का रिकॉर्ड टूटा है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश से कुल 400 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य वित्त वर्ष पूरा होने से 9 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया गया। 9 दिन पहले ही ये पूरा हो गया। एक साल में देश में कभी भी इतना मर्केंटाइल एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि औसतन देश से 33 अरब डॉलर हर महीने और हर दिन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात हुआ है। सर, निर्यात के आंकड़े ये बताते हैं, निर्यात के आंकड़ों के भीतर क्या है, क्या चीज़ एक्सपोर्ट हुई? ये भारत की निर्यात की सफलता पे प्रशंसनीय है और 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया गया। इस पर आज हमने कई सारी चर्चाएं सुनी। पर एक दिलचस्प बात है कि आज ही संसद में कॉमर्स मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने हमें भारत के निर्यात की उस भीतरी सच्चाई को बताया, जिसका एक हिस्सा हम यहाँ पकड़ते हैं और फिर आगे हम दूसरे लेवल पर आते हैं। उस रिपोर्ट ने बताया कि भारत के जीडीपी में निर्यात का हिस्सा लगातार गिर रहा है और ये आंकड़ा जो उन्होंने बताया कि 2022-23, 2018-19 में ये करीब 12% था जो अब 2020-21 में घटकर 11% रह गया। ध्यान रखना जरूरी कि इस दौरान जीडीपी भी गिरा था। तो अगर जीडीपी की गिरावट के हिसाब से आप देखें तो भारत के निर्यात में, भारत के जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा 10% से नीचे आ जाता है। और अब जब इस आंकड़े की रोशनी में, जो कि संसदीय समिति है और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया और उसने ये भी बताया है कि कहां कहां गिरावट आ रही, तो 400 बिलियन डॉलर के आंकड़े को थोड़ा हमें गहराई से समझना चाहिए। सिवा इस पर तालियां बजाने के साथ इसे भीतर से उतरकर समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। भारत के निर्यात और आयातों में एक अजीब सी परिस्थिति है कि हम जिन चीजों का सबसे ज्यादा आयात करते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे निर्यात को सपोर्ट करती हैं। जैसे आप ये ग्राफिक आपके सामने दिखाई दे रहा है। भारत पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे ज़्यादा आयात करता है, कच्चे माल का सबसे ज़्यादा आयात करता है, अनपॉलिश्ड जेम्स का सबसे ज़्यादा आयात करता है और वही भारत के बड़े निर्यातों का हिस्सा है। जैसे कि मैं अगर आंकड़े देखूं तो आंकड़े में ये बताते हैं कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट में मिनरल फ्यूल्स का हिस्सा 10% है। हमारा इंपोर्ट सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली जो रिफाइनरीज हैं वो कच्चे माल का आयात करती हैं और उसके बाद कच्चे तेल का आयात करती हैं और उसे रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर उसे बेचती हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी को ले लें, फार्मास्यूटिकल्स को ले लें, मशीन्स को ले लें, इंजीनियरिंग गुड्स को ले लें, ये हमारे बड़े एक्सपोर्ट हैं। लेकिन यही इनमें जो इंपोर्ट कंटेंट है या जो इंपोर्ट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए भारत के निर्यात ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने में ज़्यादा मदद करते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है भारत के निर्यात का जो अब एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब कोविड से बाहर निकलती अर्थव्यवस्थाएं दुनिया का बाजार बदलेंगी तो भारत को उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो विशुद्ध रूप से आयात आधारित ना हो। एक दूसरी चीज ये कि वैल्यू एडिशन कितना ज्यादा है ये समझना पड़ेगा कि उस वैल्यू एडिशन में भारत में उस वैल्यू एडिशन से कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं एक्सपोर्ट की दृष्टि से। वैसे 400 बिलियन डॉलर का निर्यात बड़ी सफलता है। भारत का आयात इससे करीब 150 बिलियन डॉलर के आसपास ज्यादा है। तो हमारा वो उतना ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन एक्सपोर्ट की इंपोर्ट इंटेंसिटी या इंपोर्ट कंटेंट भारत के निर्यात की हमेशा से एक चुनौती रहा है। सर, एक निर्यात भी ऐसा है जो आने वाले दिनों में होगा और जिसपे इंपोर्ट की इंटेंसिटी नहीं है, वो है एग्रीकल्चर का इंपोर्ट। वहां संभावनाएं आप कैसी देख रहे हैं? ये हमारे हिसाब से सबसे अच्छी खबर है। अगर आप भारत के निर्यात की मौजूदा परिस्थिति देखें शुभम, जो आंकड़े हैं, और ये सबसे अच्छी खबर है, इस बार के हाई ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात सबसे आगे रहा है। जैसे कि राइस के एक्सपोर्ट्स को देख लें, गेहूं के निर्यात की संभावना दिखाई दे रही। बाय डिफॉल्ट आप माने कि रूस और यूक्रेन युद्ध के जरिए भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स के लिए एक नई तरीके की संभावना बनी है। एपिडा ने एक स्पेशल वर्किंग प्लान भी बनाया है भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का। और दुनिया में 3-4 बड़े बाजार जहां से गेहूं और मीट और बार्ले और इस तरीके की चीजें आती थी वो संकट में है। जैसे कि रशिया से बड़ा निर्यात है, टॉप एग्री एक्सपोर्ट है रशिया का वीट का। इसके अलावा सीरियल के प्रिपरेशंस का है, कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं। यूक्रेन का बड़ा निर्यात है गेहूं का। ये निर्यात उन बाजारों को जाते हैं शुभम, रूस और यूक्रेन के, जिन बाजारों में भारत आसानी से पहुंच सकता है। जैसे इजिप्ट है, टर्की है, ये रूस और यूक्रेन के गेहूं के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। और ये ब्लैक सी से मेडिटेरियन होते हुए इस एरिया में आता है। अब जबकि ये निर्यात रूस से और यूक्रेन से सामान की आपूर्ति रुक गई है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग सिस्टम से रूस बाहर हो गया है, तो भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपने राइस को, वीट को, मीट प्रोडक्ट्स को, इनके
निर्यात को तेजी से बढ़ा सके। और किसी भी स्थिति में मध्य पूर्व के देशों के लिए भारत से गेहूं खरीदना ज़्यादा आसान होगा डिस्टेंस के हिसाब से, बजाय इसके कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बाकी देशों से बनाया जाए। और इसलिए इस साल इस बात की काफ़ी संभावना रहेगी और इस आंकड़े पर हमारी चर्चा रहेगी कि भारत कैसे यूक्रेन और रूस के बाजार को या यूक्रेन और रूस के कृषि उत्पादों के निर्यात के बाजार को रिप्लेस करता है और उसमें कितनी बड़ी हिस्सेदारी लेता है। और इसकी यही संकेत है और इसलिए भारत में शायद इस बार गेहूं की सरकारी खरीद कम होने के आकलन भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि निर्यातकों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक बड़ा बाजार भारत को मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव बाजार भारत को मिल जाता है, तो लंबे समय के लिए भारत की निर्यात की ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि उसका एक पक्ष सर ये भी है कि अगर गेहूं महंगा होगा तो हमारे घर में भी ब्रेड और बिस्किट ये महंगे हो जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमेशा दोनों तरफ काटती हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कीमत बढ़ने से आप एक्सपोर्ट में तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप उसके कंज्यूमर भी हैं और उसकी कीमतें आप नहीं रोक सकते। और इसलिए हम एफएमसीजी में भी जो पैकेज्ड फूड एफएमसीजी है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। हम लोगों ने एक पैकेज भी मनी सेंट्रल में दिखाया था, जैसे कि स्नैक्स हैं, जैसे मैगी है, जैसे फास्ट फूड है, या जो रेस्टोरेंट प्रोडक्ट हैं, उन सब की कीमतों में इसलिए बढ़ोतरी हुई है क्योंकि दुनिया में गेहूं की कीमतें ऊपर गई हैं। स्नैक्स में भारत में ऑयल का इस्तेमाल होता है, एडिबल ऑयल का, तो पाम ऑयल की कीमतें ऊपर गई हैं। और कन्फेक्शनरी से जुड़ी हुई चीजें और भी कुछ जो कच्चा तेल तो है, और कच्चा तेल तो खैर उसके साथ है, और गैस की और कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी है। तो भारत की फूड बास्केट को जो अर्बन एरिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो इसका साइड इफेक्ट है। तो भारत के निर्यातक थोड़ा ज्यादा निर्यात कर लेंगे और उनको उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, पर भारत के उपभोक्ताओं को ये गेहूं और एडिबल ऑयल और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी महंगाई अपनी जेब पर महसूस करनी पड़ेगी। और यही अर्थव्यवस्था के दोनों हिस्से हैं जो हमेशा हमें प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। अब उस खबर की बात जो मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था, यानी कि ऑटो सेक्टर की। देश की जीडीपी में करीब 7% की हिस्सेदारी और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में करीब 50%, 49% अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूं कि हिस्सेदारी रखने वाले ऑटो सेक्टर की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। बीते अगर आप देखिए तो 1 से 1.5 महीने में 4 ऐसी बड़ी खबरें आई जिसने ऑटो सेक्टर में बेचैनी पैदा कर दी। क्या हुआ? कल बड़ी खबर आई सरकार की तरफ से जिसमें यह कहा गया कि चाहे कार कितनी भी छोटी हो, वो नैनो क्यों ना हो, अब उसमें 6 एयरबैग लगाने जरूरी होंगे। तत्काल देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति की तरफ से बयान आया कि इससे कार की कीमतें और महंगी हो जाएंगी, और ऐसे समय में यह सुधार आ रहा है जब मांग पहले से ही टूटी हुई है। दूसरी बड़ी खबर क्या आई? पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से एक बार बढ़नी शुरू हो गई। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं और हम ये कहते हैं कि जो खरीदारी है वो हतोत्साहित होगी, तो उससे आप ये अंदाज मत लगाइए कि हम और आप शायद 80 पैसे पेट्रोल महंगा होने से या डीजल महंगा होने से कार खरीदने की नहीं सोचेंगे। उन कंपनियों के बारे में सोचिए जो पूरा फ्लीट चलाते हैं, वो दरअसल वो हतोत्साहित होती हैं क्योंकि उनका बिल फ्यूल का बहुत तेजी से बढ़ता है। तीसरी खबर कौन सी थी? तीसरी खबर थी चिप शॉर्टेज की। समस्या पहले से थी, रूस यूक्रेन युद्ध ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। और चौथी समस्या के तार आज आपने देखा हमारे स्टील के पैकेज से जुड़े थे कि जो रॉ मटेरियल था उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, एनर्जी लगातार महंगी हो रही है। ऑटो सेक्टर के लिए बहुत सारी खबरें पिछले 1.5 से 2 महीने में आई, और इसके बाद ऑटो सेक्टर की जो गाड़ी अटकी हुई थी अब ये लग रहा है कि वो और गहरे गड्ढे में धंस गई। सर 2018 के बाद ऐसा क्या हो गया? मारुति के चेयरमैन का ये बयान है कि जो हमारी टॉप सेल थी, हाई सेल थी, वो 18-19 में थी, उसके बाद से सेल लगातार टूट रही है। ठीक है, कोविड आया, कोविड गया, और देशों में खबरें आई कि कोविड के बाद पेंटअप डिमांड निकली और ऑटो सेक्टर दौड़ पड़ा। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ शुभम, वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े, हमने भी खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ यही हुआ है। 2018 के बाद से इस सेक्टर में सरकार की तरफ से, बाजार की तरफ से, दोनों तरफ से डिसरप्शंस या उथल पुथल का दौर ही खत्म नहीं हो रहा है। 2016-17 तक, 18 तक जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे चमकदार कहानी थी, सबसे बड़ी कथा थी, जिसे हर जगह हम देखते थे, 2018 के बाद ऐसा लगता है जैसे उसको अपशकुन हो गया, बुरी नजर लग गई। हम यहाँ वो बयान की प्रसिद्ध बयान याद कर सकते हैं जिसमें सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी, जब भारत की वित्त मंत्री ने कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की समस्या हमें मालूम है, पर लोग अब ओला उबर का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी।
भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को लगातार एक साथ कई तरीके के डिसरप्शंस का सामना करना पड़ रहा है और सरकार जिस समय उसे इस उद्योग के डिसरप्शंस को रोकना चाहिए था, सरकार ने भी उसमें बहुत सारे ऐसे डिसरप्शंस बढ़ाने की कोशिश की जो हमें आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस हालत में दिखाई देता है, जिसके आंकड़े हम आगे विस्तार से बताएंगे। उसमें उस डिसरप्शन की या उस तरीके के उथल पुथल की कड़ी में ये दो घोषणाएं हैं जिनका जिक्र शुभम आपने अभी शुरुआत में किया, एयरबैग लगाने की घोषणा और ये इसको लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि एक साथ 2018 के बाद सेफ्टी और एनवायरमेंटल नॉर्म्स बदल दिए गए। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बदलना जरूरी था, पर उद्योग का बराबर एक कहना था कि उससे इस मामले में बात नहीं की गई। पहले तो भारत स्टेज 6 और के नाम्स आए, जिसके कारण कंपनियों को अपने इंजन और एक्सेल लोड्स में बाकी चीज़ों में बदलाव करना पड़ा। उसके बाद फिर ओई फिटमेंट्स को, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके लिए सुरक्षा के नए नियम बना दिए गए, जिसमें एंटी लॉक, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर साइड एयर बैग्स, स्पीड वार्निंग अलार्म, रियर पार्किंग सेंसर एंड सो ऑन सो फॉर सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रोविजन डाले गए। ये वो मौका था जब नोटबंदी और जीएसटी के असर से अर्थव्यवस्था झटके में थी और कारों की डिमांड में थोड़ी गिरावट आ रही थी। उस समय इनकी कीमतें तेजी से बढ़ गई। इसी के समय दूसरी बात हुई, दूसरा झटका आया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट थी। कार थोड़ा सा लग्जरी और लॉन्ग टर्म परचेज का प्रोडक्ट है, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ की गिरावट के बीच लोग कीमतें बढ़ने से हिचक गए और उन्होंने कारों की खरीद बंद कर दी। 2018 में कोविड वगैरह कुछ नहीं था, पर 2018 से हम देख रहे हैं, कोविड तो 2019-20 की घटना है, पर 2018 से लगातार कार की और टू व्हीलर्स की सेल्स में गिरावट शुरू हो गई। तीसरा बड़ा डिसरप्शन जो आया वो बाजार की तरफ से आया, वो सरकार की तरफ से नहीं आया। वो ये आया कि शहर जहां पर कारों की मांग सबसे ज्यादा है वहां शेयर्ड मोबिलिटी शुरू हो गई, वहां ओला और उबर जैसे टैक्सी सर्विसेज आ गए। चूंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, कारों की कीमतों को लेकर एक यंग नया क्लास इमर्ज करने के कारण उसने अपने ऑफिस जाने के लिए शेयर्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सरकारों ने भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तैयार नहीं किया कभी, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अल्टरनेट बन गई है टैक्सियां, जिसमें लोग जाने लगे। इसने कारों की डिमांड को हिट किया और इसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम बदले, जिसका बड़ा असर पड़ा इंश्योरेंस के नियमों से। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण असर पड़ा शुभम इस बात पर कि एनबीएफसीज का मेल्टडाउन शुरू हो गया। भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को फिनांस करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हमने आईएलएफएस के एपिसोड के साथ देखा कि भारत में एक साथ एनबीएफसीज के डिफॉल्ट और क्राइसिस शुरू हुई और बाद में एनबीएफसीज का ऑटो फाइनेंस धीमे धीमे सिकुड़कर लगभग थम गया। दुनिया के किसी भी ऑटोमोबाइल उद्योग ने एक साथ इतने डिसरप्शन नहीं देखे होंगे। इन डिसरप्शन से उबरने की कोशिश हो रही थी, तब तक कोविड का लॉकडाउन आ गया। कोविड आया, लॉकडाउन आया और लॉकडाउन आने के बाद प्रोडक्शन रुक गया, डिमांड रुक गई, मोबिलिटी ही खत्म हो गई, बाकी चीजें खत्म हो गई। कंपनियों को उम्मीद थी कि ये सब पीछे हम छोड़ आए हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पेंट अप डिमांड हमें हिट करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कारें खरीदने निकले, हमारे यहाँ भी निकलेंगे, पर वैसा नहीं हुआ। भारत में ऑटोमोबाइल की पेंट अप डिमांड नहीं आई। उस चक्कर में या उस उम्मीद में कंपनियों ने डिमांड आने से पहले ही कीमतें भी बढ़ा दी कारों की। चाहे मारुति को देख लीजिए, चाहे टाटा को देख लीजिए, बड़े सारे मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी कीमतें बढ़ा दी। अब यहाँ हमें समझना जरूरी है कि ये जो डिसरप्शंस होते हैं ना शुभम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिहाज से अगर भीतर जाके देखें तो हर ऐसा डिसरप्शन, चाहे वो टेक्नोलॉजी की शिफ्ट का डिसरप्शन हो, चाहे वो इंजन की तकनीक बदलने का डिसरप्शन हो, चाहे वो सिक्योरिटी नॉर्म्स का डिसरप्शन हो, इसको एडजस्ट करने में एक इंडस्ट्री को 1 से 3 साल लगते हैं। उन्हें 3 साल का समय चाहिए होता है। अब जैसे जो सेफ्टी रेगुलेशंस आए, इन्वायरमेंटल चेंज आया जो बीएस नॉर्म्स के साथ, उसमें करीब 3 साल का समय लगना चाहिए था। तो जब तक ये 3 साल 2018 से पूरे होते तब तक कोविड आ गया। इसी तरह से जो इकोनॉमी में स्लोडाउन था वो रिकवर होता, उससे पहले हम मंदी में चले गए, रिसेशन के भीतर चले गए। इसी तरीके से जो इंश्योरेंस नॉर्म्स थे उनमें भी कम से कम 1 साल एडजस्ट होने में लगता है, जब नई कारें आती और चीजें बदलती। लिक्विडिटी क्राइसिस एनबीएफसी की खत्म होती और नया लोन आता, उससे पहले तो मॉरिटोरियम आ गए, ब्रेकडाउन हो गया इकोनॉमी में। और जब कार कंपनियों की आंखें खुली, उन्होंने बाजार देखना शुरू किया, तब तक महंगाई बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। ये एक ऐसा
पीरियड है जिसने पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री को, भारत की सबसे सफल उद्योग को, सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। पीटर ड्रकर कहते थे ऑटोमोबाइल जो है वो इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके पीछे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वो उद्योग अचानक एक बहुत लंबे डिसरप्शन में, एक बहुत लंबे शिफ्ट में चला गया, ऐसी सुरंग में जाकर फंस गया जहां से निकलने की कोशिश से पहले ही कुछ नया आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, जो अभी पिछले 48 घंटे में हुआ, जिसके कारण हम लोगों ने इस पर चर्चा की। सर अब फिर आपको क्या लग रहा है आने वाले दिन कैसे रहेंगे, क्या बदलाव होंगे, क्या नए शिफ्ट आएंगे, कैसे निकला जाएगा इस सुरंग से? शुभ, हमारे पास क्रिसिल की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट हमें कुछ बहुत अच्छी इंसाइट्स देती है। वो ग्राफिक आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें कि पूरे के पूरे कार बाजार में, पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल बाजार में, ये आंकड़ा आपको बताता है कि डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल ग्रोथ की फोरकास्ट क्या होने वाली है। अगर आप देखिए कि 3%, 12%, 13% इस तरीके की ग्रोथ की फोरकास्ट अभी भी मिल रही है, इसका मतलब रिकवरी की उम्मीद नहीं। पर जो बड़े शिफ्ट आए वो अगले ग्राफिक में हम आपको दिखाएंगे कि जो 10 लाख रुपए से नीचे की कार का सेगमेंट था उसमें आम तौर पर ग्रोथ खत्म हो गई, 1% के आसपास ग्रोथ रह गई केवल जो 10 लाख रुपए से नीचे का सेगमेंट था। यानी जिस सेगमेंट में पैसा डालने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां आई थी जहां उनको बड़ा निवेश करना था, उस सेगमेंट में कार की डिमांड बुरी तरह टूट गई। इसमें आंकड़े में आपको जो पीले रंग का डॉट दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है। और जिस सेगमेंट में बढ़ोतरी हुई दिखाई दे रहा है, जहां पर करीब 39% की ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें 10 लाख से ऊपर के सेगमेंट में, इसके लिए कार की इकाई लगाने की जरूरत नहीं, आप इंपोर्ट करके भी भारत में बेच सकते हैं, इसके लिए यूनिट लगाने की जरूरत नहीं। तो भारत का बाजार तो 10 लाख से नीचे वाली कारों का था, जिसके लिए दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत आई थी। बाइक सेगमेंट की तो और भी हालत खराब है, यहाँ तो डी ग्रोथ है लगातार। अगर आप देखिए माइनस में जो रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं ये 19%, 16% और 41% की डी ग्रोथ है। हमें यहाँ ध्यान रखना जरूरी है शुभम कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 80% टू व्हीलर्स है और बाकी बचा हुआ 12-13% के आसपास पैसेंजर व्हीकल्स है। उस पैसेंजर व्हीकल्स में भी बड़ा हिस्सा छोटी कारों का है। टू व्हीलर में डी ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि एक तो कीमतें बढ़ गई कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण, उसके बाद डिमांड नहीं आई। इसी तरीके का शिफ्ट हमको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिखाई दिया, जहां बसों की सेल्स पूरी तरह बंद थी 2 साल से, क्योंकि स्कूल्स या बाकी पैसेंजर ट्रैवल नहीं हो रहा था। जो मिड साइज के ट्रक्स थे उनकी ही सेल थोड़ी सी स्टेबल थी। ये शिफ्ट हमें ये बता रहा है कि इस शिफ्ट से जो पूरा बिजनेस मॉडल है ऑटो कंपनियों का वो लड़खड़ा गया है। वो मॉडल ये है कि सस्ती कार बनाइए, ज्यादा लोगों को बेचिए, महंगी कार बनाकर कम लोगों को बेचने का बिजनेस मॉडल नहीं था। वो लड़खड़ाया हुआ बिजनेस मॉडल हमें दिखाई देता है और इसलिए ऑटो कंपनियों में इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी है कि उनको सरकार के उठाए गए कदमों पर सीधे सवाल उठाना पड़ता है। और वो ये शायद चाहती हैं कि सरकार कुछ समय के लिए उन्हें उभरने का मौका दे, फिर नई चीजों में बदलाव करे। और इसी बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी फोकस आ गया, सरकारों ने उसमें सब्सिडी देनी शुरू कर दी। तो बहुत सारे लोग जो कार खरीदना चाहते थे उन्होंने भी अपने तौर तरीके बदलने की बात की। सर आने वाले दिनों में तो अब जब रेट भी महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा, तो आपको लगता है कॉमर्शियल सेगमेंट के लिए तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी? कॉमर्शियल सेगमेंट की दिक्कतें तो पहले से ही हैं। एक तो कॉमर्शियल सेगमेंट में लिमिटेड डिमांड है। एक पॉजिटिव साइड आप ये मान सकते हैं कि कमर्शियल सेगमेंट में नए इंजन आएंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट होगा, 3 से 4 से 5 साल में एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल आएंगे। लेकिन जो मास कार का सेगमेंट है, जहां आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बढ़ोतरी को कार से, ऑटोमोबाइल से नापते हैं, वहाँ बड़ी समस्या। और इसलिए 2018 से 2022-23 तक एक लंबा समय है। ऑटो कंपनियां कब तक इसे बर्दाश्त करेंगी? इसके बाद वो कब तक इस लेवल पे जाएंगी? कोई भी ऑटो कंपनी बगैर मांग के भी कीमत नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन हमने सबकी कीमतें बढ़ती देखी। ये वो क्राइसिस है जिस क्राइसिस को शायद सरकार को ऑटो कंपनी के साथ बैठकर हैंडल करना चाहिए और समझना चाहिए, बजाय इसके कि रोज नए नियमों में बदलाव किया जाए, घोषणा की जाए। और यही बात शायद आज मारुति की तरफ से जो बयान आए हैं, जो ऑटो कंपनियों की तरफ से बयान आए हैं, वो ये बता रहे हैं। बिल्कुल, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 50% का हिस्सा केवल यही सेक्टर रखता है। जैसे अंशुमान जी ने अपनी बात में कहा, ये इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नौकरी वहाँ करते हो ना करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये ऐसी एक इंडस्ट्री जो आपको प्रभावित करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो सकती है। निजीकरण के लिए सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जल्द बदलाव करके विदेशी निवेश की 20% की जो सीमा है उसको हटा सकती है। सरकार का प्रयास है कि मौजूदा बजट सेशन के दौरान ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करें। अगर ऐसा होता है या तो मानसून सत्र में निश्चित ही लाया जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और पूरी तैयारी सर इस बात की है कि कम से कम एक सरकारी बैंक का तो निजीकरण कर लिया जाए। क्या रोड़े हैं सर इस राह में? ये कोशिश फिर दोबारा शुरू हो रही। चुनाव आने के बाद हमने कहा था कि सुधारों के एजेंडे पे वापस लाने की बात है, पहले तो संसद में बिल लाने की बात होगी। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया, हम संक्षेप में बताते हैं। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण अध्ययन आया जिसने कहा है कि सरकार को बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन ऐसे जारी नहीं रखना चाहिए। यह पैसा लोगों की जरूरत का है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर खर्च करने का, जिसे आप बैंकों में डाल देते हैं और बैंकों को डीरेगुलेट नहीं करते हैं और पैसा उसमें डूब जाता है। ये बात इस तरफ इशारा कर रही कि रेगुलेटर और टॉप मेजर शेयर होल्डर यानी सरकार जो बड़ी शेयर होल्डर है और आरबीआई जो रेगुलेटर है, वो दोनों मिलकर इस बात पर मुतमईन है कि निजीकरण शुरू होना चाहिए। अब वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि निजीकरण में राजनीतिक रूप से आग का गोला होता है और सरकार इसे बार बार उठा के जमीन में पटकती रही है। पिछले साल में कई बार इसे उछाला गया और उसके बाद उसको रख दिया गया। हमारी निगाह इस पर रहेगी, सितंबर से शायद इसमें कुछ हमें गतिविधि दिखाई देगी। सरकार के भीतर नए सिरे से इस पर कोशिशें शुरू हो गई। चलिए चलते चलते खैर खबर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक देश का चालू खाता घाटा $2000 पहुंचने का अनुमान है। ये जीडीपी के 6% के बराबर हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए की ताकत भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। $1 की कीमत करीब करीब 181.73 रुपए हो गई है और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जल्दी 200 रुपए तक हो सकती है। आईएमएफ ने सर ये कहा है साफ साफ कोई भी वित्तीय मदद तब मिलेगी जब ये बताए सरकार कि उसने हाल में जो सब्सिडी दी है इनको कैसे फंड करेगी। दिक्कत शुरू कहां से हुई है सर ये पाकिस्तान की पूरी? इमरान खान अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच बुरी तरह फंस गए हैं। 2018 में जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो उनका वादा यह था कि पाकिस्तान की डूबती और दरकती इकोनॉमी को पटरी पर लाएंगे। इस बिना पर उन्हें लोगों ने वोट दिया था और यह था कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेंगे। 2018 से 2022 के बीच में 2 साल कोविड के ने जैसे दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया, पाकिस्तान को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान और ज़्यादा बीमार था तो और बुरी तरह बीमार हुआ। अब आर्थिक परिस्थिति पाकिस्तान की विकट है, खासतौर से महंगाई बहुत भयानक स्थिति में पाकिस्तान में, और वो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रही है। अगर आप पाकिस्तान के अखबार पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में रिपोर्टिंग देखें, तो पाकिस्तान के लोगों की परिस्थिति ये है कि उनके पास शिक्षा के लिए, बाकी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप जब ये परिस्थिति ज़्यादा हुई और इमरान खान पर दबाव बना और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात शुरू हुई, तो उन्होंने जो कमिटमेंट आईएमएफ से किया था बेल आउट के लिए, उसे वापस ले लिया। एक तरफ वो ये कह के आए थे आईएमएफ में कि हम अपने ऊर्जा की कीमतें बढ़ाएंगे, घाटे कम करेंगे, और इस बिना पर उन्हें आईएमएफ से बेल आउट मिलने वाला था। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बदइंतजामी वाली अर्थव्यवस्था, उसका इतिहास आईएमएफ बेल आउट से भरा हुआ है। हर 3-4 साल बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है और उससे पैसा मांगता है और तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ इमरान खान से ये रट टूटने की उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा नया करेंगे जो शायद इकोनॉमी को ठीक कर सके। फिर हम वापस वहीं आकर खड़े हो गए। पाकिस्तान वहीं आकर खड़ा हो गया जहां भयानक महंगाई है, टूटता हुआ पाकिस्तानी रुपया है, स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ है, और पाकिस्तान एक नए बेल आउट के लिए सामने नेगोशिएट कर रहा था। अब उस बेल आउट में बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि इमरान खान अगर चुनाव जीतना चाहते हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचना चाहते हैं और या अपनी राजनीतिक लोकप्रियता बचाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें वो सख्त उपाय नहीं करने होंगे जिनका दबाव आईएमएफ उनके ऊपर बना रहा है। जैसे कि ऊर्जा की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रोकना, बाकी खर्चे रोकना, टैक्स बढ़ाना, वो सब नहीं करना होगा, क्योंकि वो सब अलोकप्रिय बनाने वाले हैं। और इसीलिए आईएमएफ ने कहा है कि जो $1.5 बिलियन की सब्सिडी इमरान खान ने सडनली कमिट कर दी है डूबती हुई अर्थव्यवस्था में, इसका की फिनांसिंग कहां से होगी। तो अब जाकर वो ऐसी स्थिति में फंस गए कि एक तरफ राजनीतिक खाई है और दूसरी तरफ आईएमएफ से बेल आउट न मिलने का खतरा है। तो या तो राजनीतिक रूप से नुकसान उठाएंगे इमरान खान और सत्ता से जाएंगे, और अगर वो अपने उस पर अड़े रहे तो फिर पाकिस्तान को बेल आउट मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक की परिस्थिति ये है। चीन की भूमिका हमें करीब से देखनी होगी कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह चीन आगे आकर, जिसने श्रीलंका को दिवालियेपन से बचाने के लिए मदद कहां तक आगे बढ़ा है, पाकिस्तान की मदद भी करने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी तक चीन और पाकिस्तान के बीच इस पर कोई स्पष्ट रूप से कोई हमारे पास संकेत या कोई तैयारी नहीं है, लेकिन चीन पर निगाह रहेगी कि पाकिस्तान में वो किस तरह से दखल करता है। बिल्कुल, तो चीन पर निगाह रहनी चाहिए और रहेगी, और जो भी कुछ वहां पे अपडेट होगा, जो भी कुछ वहां से अपडेट मिलेगा, आपके पास
पहुंच जाएगा। ये थी हमारी आज की पेशकश मनी सेंट्रल की। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ। अंशुमन जी आपका बहुत शुक्रिया खबरों पर विश्लेषण के लिए। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। यही का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप